नमस्कार, आदाब। न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं जासमिन शर्मा। और कतर के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी का हालिया बयान मध्य पूर्व की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और विशेषकर गाजा संकट के संदर्भ में एक अहम मोड़ की तरह देखा जा रहा है। उनका यह खुलासा कि दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के अनुरोध पर खोला गया था, उस आम धारणा को चुनौती देता है जिसमें अक्सर कतर पर हमास को पनाह देने और आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। उनके अनुसार ये कार्यालय वर्षों से गाजा और हमास के साथ संचार बनाए रखने के लिए एक राजनयिक माध्यम की तरह काम करता आया है और इसकी स्थापना की जानकारी इजराइल और अमेरिका दोनों को पहले से थी। इस दावे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बीते महीनों में जब से गाजा में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हुआ है, कतर पर बार बार आरोप लगाया गया था कि उसने हमास के नेताओं को शरण दी और उनके साथ खड़ा होकर इजराइल की नीतियों का विरोध किया। कतर के प्रधानमंत्री ने यह साफ किया है कि यह मान लेना बिल्कुल गलत है कि इजराइल की प्रमुख राजनीतिक और खुफिया संस्थाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, नफ्ताली बेनेट हो या यायर लापिड हो, या फिर संस्थागत स्तर पर शिन बेट, मोसाद अथवा रक्षा मंत्रालय हो, इन सबको इस कार्यालय की भूमिका के बारे में जानकारी नहीं थी। उनका तर्क है कि इस कार्यालय की मौजूदगी का मूल उद्देश्य संवाद बनाए रखना था ताकि गाजा और हमास के साथ किसी तरह का राजनीतिक सेतु यानी कि एक पुल बना रहे, जिससे संघर्ष की स्थितियों में भी बातचीत संभव हो सके। ये बात क्षेत्रीय राजनीति के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि जो संरचनाएं अब विवादित बताई जा रही हैं, वास्तव में उन्हें पश्चिमी शक्तियों और इजराइल ने ही वैधता प्रदान की थी, यानी वैलिडेशन दी थी। मोहम्मद अल थानी ने यह भी जोड़ा कि कतर पर आतंकवाद को शरण देने का आरोप लगाना बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड है, अन्यायपूर्ण है। उनका कहना कि कतर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा यह प्रयास किया है कि वो खुद को मध्य पूर्व में एक संवादक और मध्यस्थ की भूमिका में साबित करे, चाहे वो फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दे हों, तालिबान के साथ बातचीत हो या क्षेत्रीय शांति की पहल हो। कतर ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया है जो प्रतिद्वंदियों के बीच पुल बना सकता है। इस पृष्ठभूमि में जब दोहा के खिलाफ इजराइल या पश्चिमी मीडिया द्वारा आरोप लगाए जाते हैं तो कतर इसे अपने प्रयासों को कमजोर करने के तौर पर देखता है। प्रधानमंत्री के बयान में यही चिंता साफ देखी जा सकती है कि कतर की एक सुलहकारी और मध्यस्थ भूमिका पर संदेह करना वास्तव में पूरी बातचीत की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। दोहा में हमास कार्यालय की मौजूदगी को लेकर विवाद इसलिए भी गहराया क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में बयान दिए थे कि जिसमें उन्होंने कतर पर अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली हमला किया और यह संकेत दिया कि हमास को समर्थन कतर से मिल रहा है। इसके जवाब में कतर के विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू के बयान गैर जिम्मेदाराना हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बेंजामिन नेतन्याहू को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि गाजा पर किए जा रहे इजरायली हमले किसी वैध आत्मरक्षा की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि ये निहत्थे नागरिकों के खिलाफ सैन्य आक्रामकता है। कतर का ये रुख इसलिए भी कड़ा है क्योंकि वो खुद को एक ऐसे क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है जो न्याय और कानून के पक्ष में खड़ा रहे और उसकी कूटनीति को बार बार आरोपों से कमजोर ना किया जाए। दरअसल ये पूरा विवाद केवल हमास कार्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यापक भू राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। कतर लंबे समय से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का मेजबान रहा है। अल उदीद एयरबेस, जो कि अमेरिका का एक बड़ा सैन्य केंद्र है, कतर में स्थित है और यही बताता है कि दोहा और वॉशिंगटन के बीच कितने गहरे रणनीतिक संबंध हैं। इस पृष्ठभूमि में यह दावा कि हमास कार्यालय भी अमेरिका और इजराइल की अनुमति से स्थापित हुआ था, न केवल तार्किक प्रतीक है, बल्कि इससे यह भी साफ होता है कि कतर ने इस कदम के जरिए खुद को केवल मध्यस्थ की भूमिका में रखा था।
लेकिन समय के साथ जब परिस्थितियां बदली, हमास और इजराइल के टकराव ने और अधिक हिंसक स्वरूप धारण किया, तब वही कार्यालय आज आरोप प्रत्यारोप का एक कारण बन गया है। इजराइल और अमेरिका की ओर से कतर की भूमिका पर सवाल उठाना इस बात का संकेत माना जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिम्मेदारी का ठीकरा अक्सर छोटे या मध्य आकार के देशों पर फोड़ा जाता है, भले ही पहले वही देश बड़ी शक्तियों के लिए सहायक की भूमिका निभा रहे हों। कतर के प्रधानमंत्री का यह सार्वजनिक बयान उसी असंतोष को जाहिर करता है। उनका यह कहना कि दोहा किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के अधिकार सुरक्षित रखता है, यह भी इशारा करता है कि कतर अब महज समझौते की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो ये भी दिखाना चाहता है कि यदि आवश्यक हुआ, यानी कि जरूरी हुआ, तो वो अपने हितों और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए खुलेआम सामने खड़ा हो सकता है। इस पूरी बहस का एक और पहलू यह है कि गाजा संकट को लेकर अरब देशों के बीच एक रूपता नहीं रही, यानी कि वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहे। कुछ देश इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, जबकि कतर ने स्पष्ट तौर पर फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी विदेश नीति का केंद्रीय हिस्सा बनाए रखा है। यही कारण है कि वो बार बार गाजा पर हो रहे हमलों की निंदा करता है और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं को सीधे कटघरे में खड़ा करता है। इस रुख का एक संदेश यह भी है कि कतर केवल पश्चिमी दबाव से प्रभावित होकर अपनी नीतियों को नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री और अल थानी का यह बयान उस गहरी खाई को उजागर करता है जो सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक बयानों और वास्तव में पर्दे के पीछे चल रहे समझौते के बीच मौजूद हैं। हमास कार्यालय के मुद्दे ने दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर वही संरचनाएं जिन्हें शुरू में शक्तिशाली देशों द्वारा स्थापित कराया जाता है, समय बीतने पर उन्हीं पर आलोचना का कारण बनती हैं। कतर अब इस विरोधाभास को खुलकर सामने ला रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिम्मेदारी केवल उस पर नहीं डाली जा सकती। आने वाले समय में यह देखना रोचक होगा कि क्या यह बयान कतर की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा या पश्चिम और इजराइल के साथ उसके संबंधों में तनाव पैदा करेगा। We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. من الهجوم الإسرائيلي اللي تم اليوم على أرض قطر يعني لا نستطيع أن نسميه إلا بإرهاب دولة يمارسه شخص مثل نتنياهو في سياق هذه السياسات الممنهجة ومحاولاته المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، هي فقط رسالة واضحة للمنطقة ككل. وهذه الرسالة تقول أن هناك لاعب مارق في هذه المنطقة، وهناك عربدة سياسية مستمرة في هذه المنطقة وانتهاك لسيادة الدول. نتنياهو بنفسه صرح بأنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط. هل هذه الرسالة بأنه سيعيد تشكيل الخليج أيضا؟ الهجوم هو كان عملية غادرة 100%، لم يتم العلم بها إلا في وقت حدوثها. وهذا كل المعلومات واللي تداول اليوم من شائعات أو من أكاذيب ينسجها السيد نتنياهو، هذا كله كلام كاذب.